हेलो गाइस, नमस्ते। आई एम वडलुआ। मैं आपको सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए बिल्कुल ही नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आप फैंटेसी ड्रामा के दीवाने हैं तो ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए ही बना हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मोस्ट अवेटेड सीरीज द टेल ऑफ द नाइन टेल्ड सीजन 2 EP4। अगर आपने एपिसोड 1, 2, 3 नहीं देखा है तो इस वीडियो में आपको घंटा कुछ समझ में आने वाला है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जाइए मेरे चैनल पर और वहाँ पर जाकर एपिसोड 1, 2, 3 देख कर आइए। उसके बाद आकर आप इस वीडियो को आराम से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि मरमेड आती है और ली रैंक को बचा लेती है। इसके बाद ली रैंक बेहोश होने का नाटक करने लगता है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था 1700 सालों में कि किसी ने ली रैंक को चुम्मी दी थी। लियोन और शिंजो दोनों ली रैंक का मजाक उड़ा रहे थे और साथ में उस लड़की को पटाने का उपाय भी दे रहे थे। तभी अचानक से लियोन को पता चलता है कि ये लड़की एक मरमेड है। लियोन शिंजो पर पूरा गुस्सा हो गया, बोला तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे खानदान में एक सी फूड लाने की? एक फॉक्स कभी भी एक मरमेड से शादी नहीं करेगा। शिंजो करेगा, शिंजो करेगा। शिंजो और लियोन दोनों झगड़ने लगते हैं। तभी ली रैंक को गुस्सा आ जाता है, वे उन दोनों को वहां से भगा देता है। फिर वहां पर मरमेड की एंट्री होती है। ली रैंक उससे कहता है कि एक फॉक्स कभी भी किसी का एहसान नहीं रखता है, मांगो मरमेड, क्या मांगती हो? इसके बाद लियोन को दिखलाया जाता है, जो कि ली रैंक के एक साथी चोर से बातें कर रहा था। चोर ने लियोन को बताया कि वो मास्कमैन ने अब तक 6 गोल्ड माइन ओनर के यहाँ चोरी की है। और मजे की बात तो ये है कि वहां से कुछ भी गायब नहीं हुआ है, ना ही सोना, ना ही चांदी, ना ही पैसा। वहां से अगर कुछ गायब हुआ है तो वो है ज्वेलरी बॉक्स। इस शहर में टोटल 7 गोल्ड माइन ओनर है, 6 के यहाँ ऑलरेडी चोरी हो गई है, बचा बस एक। इसके बाद लियोन शिंजो को लेकर आखिरी गोल्ड माइन ओनर के यहाँ चोरी करने के लिए जाता है। लियोन गेट के बाहर रुकता है, शिंजो चुपके से घर के अंदर जाता है। जैसे ही उससे ज्वेलरी बॉक्स मिलता है तभी वहाँ पर सुनऊ आ जाती है। शिंजो सुनऊ को यूरी समझ लेता है और उससे रहा नहीं जाता है, भाई साहब तरफ ही ऐसी है, और उसको गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सुनऊ उसको गोली मार देती है और कहती है कि मैं सुनऊ, यूरी नहीं। शिंजो बॉक्स उठाकर वहां से भागने लगता है। उसके ऊपर गोलियों की बरसात होती है, लेकिन फिर भी वह नहीं रुकता, वो दौड़ते रहता है। सुनू खुद से कहती है कि इतनी गोलियां खाने के बाद भी कोई कैसे जिंदा रह सकता है। शिंजो ज्वेलरी बॉक्स ले जाकर लियोन को दे देता है। फिर वहां पर मास्कमैन आ जाता है। मास्कमैन और लियोन में गजब की लड़ाई होती है, टक्कर का युद्ध था, कोई हारने वाला नहीं था। लियोन हंसने लगता है और वहां ली रैंक और उसके गैंग मेंबर की एंट्री होती है। तभी मास्कमैन बॉक्स लेकर वहां से भागने लगता है और भागकर भीड़ में खो जाता है, जहां के सारे आदमियों ने मास्क लगाए हुए थे। लियोन एक एक करके सभी आदमियों का मास्क उतारने लगता है। फिर उसे पता चलता है कि मास्कमैन ने यहाँ के सभी लोगों को सोने दिए हैं। अगर वो अच्छा इंसान है तो मुझे काहे मारना चाहता है? लियोन का दिमाग पूरा घूम चुका था। इसके बाद सभी लोग घर आ जाते हैं। शिंजो कहता है कि हम लोग उतने ज्यादा थे, फिर भी वो मास्कमैन ज्वेलरी बॉक्स लेकर भाग गया। लेकिन तभी लियोन उसे असली ज्वेलरी बॉक्स दिखलाता है। मास्कमैन जो ले गया था वो नकली था। लियोन कहता है कि साला इसके अंदर ऐसा क्या खास बात है, जरा हम भी तो देखें, मास्कमैन इसके पीछे पड़ा क्यों है? उस बॉक्स के अंदर एक गोल्डन स्केल था। ये कोई आम स्केल नहीं था, ये किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता था। अब सवाल ये था कि मास्कमैन किसको जिंदा करना चाहता था? अगर मास्कमैन ही इतना खतरनाक है तो वो जिसको जिंदा करेगा वो कितना खतरनाक होगा? लियोन उस स्केल को सेफ जगह पे रख देता है, क्योंकि अब मास्कमैन की सटक गई होगी और वो इस स्केल को लेने के लिए जरूर आएगा। इसके बाद हम टलूपा को देखते हैं, जो कि मूयोंग से मिलने के लिए आई होती है। मूयोंग कहता है कि आप यहाँ पे ये जानने के लिए आई है ना कि जब आपने मुझे स्टोन में बदल दिया था तो किसने जुर्रत की मुझे बाहर निकालने की? टलूपा कहती है कि तुम काफी बदल गए हो, तुम मेरी आंखों में देखकर बात कर रहे हो, मुझे चैलेंज कर रहे हो। तो मूयोंग कहता है कि आपने मुझे अकेला छोड़ दिया था। तो टलूपा कहती है कि ये तुम थे जिसने बुराई का रास्ता चुना था, इसलिए अब तुम अपना चेहरा किसी को दिखला नहीं सकते, तुम्हें मास्क लगाने की जरूरत पड़ रही है, अब तुम मास्क मैन बन गए हो। ये सब क्यों कर रहे हो तुम? मूयोंग कहता है कि अपने भाई को वापस लाने के लिए और साथ में तुमसे और लियोन से बदला लेने के लिए। तो टलूपा कहती है कि अगर तुम्हें बदला लेना हो तो बेटा खा पी कर आना। टलूपा वहां से चली जाती है। मूयोंग के चेस्ट में दर्द होने लगता है और हम देखते हैं कि उसका चेस्ट पूरा जला हुआ था। इसके बाद मूयोंग होंगजू से मिलने जाता है और उसे कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरे साइड हो। मूयोंग उससे पूछता है कि अगर मैं लियोंग को मार दूंगा तो क्या तुम मुझे मार दोगी? होंगजू कहती है कि बेटा तुमको ये अच्छी तरीके से पता है कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो बैठ कर तमाशा देखते हैं। इसके बाद हम ली रैंक को देखते हैं, जो कि एक घोड़े को लेकर आया हुआ था, क्योंकि मरमेड ने उससे कहा था कि मुझे हॉर्स राइडिंग करनी है। शिंजो और लियोन
ली रैंग का फिर से मजाक उड़ाते हैं। एक घोड़ा अपनी घोड़ी को लेकर दूसरे घोड़े के साथ जाएगा। इसके बाद ली रैंग मरमेड के पास पहुंचता है। ली रैंग को आता देख मरमेड इमेजिन करती है कि वो ली रैंग के पीछे बैठकर दूर कहीं जा रही है, लेकिन होता कुछ और है। ली रैंग इज सो बोरिंग दैट ही डजंट इवन नो द मीनिंग ऑफ डेट। ली रैंग बोला कि अगर तुम्हें हॉर्स राइडिंग करनी है तो जैसा जैसा मैं बोलता हूँ तुम वैसा वैसा करना, तुम सीख जाओगे और इसके बाद तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं होगी। दूसरी तरफ किसी ने एक बेबी को रेस्टोरेंट के गेट के पास छोड़ दिया था। लियोन तो उसे अपने पास रखने से साफ मना कर दिया, लेकिन शिंजो कहता है कि मैं इसे पालूंगा, ये लड़की एक गुड लक है। इसके बाद ली रैंग की ग्रैंड एंट्री होती है। वह कहता है कि क्यों ना हम इस लड़की को बेच दे, पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया। शिंजो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह उन दोनों को वार्निंग देता है कि अगर इस बच्ची को कुछ भी हुआ तो मैं तने छड्डा गया नहीं। शिंजो बेबी को उन दोनों को सौंप देता है और कहता है कि मैं इसके लिए फूड लाने जा रहा हूँ, तब तक इसका ख्याल रखना, अगर इसको कुछ भी हुआ तो मार सुटिया पापड़ वाले ने। शिंजो के जाते ही दोनों प्लान बनाने लगते हैं। कहते हैं बच्ची को तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इसको घुमा तो सकते हैं ना। शिंजो से कह देंगे कि इसके माता पिता आए थे और इसको आकर ले गए। दोनों एक घर के पास जाते हैं। घर के गेट पर बेबी को छोड़ देते हैं और वापस आ जाते हैं। जैसे ही रेस्टोरेंट के गेट पर कदम रखते हैं तो देखते हैं कि सीढ़ी पर बच्ची पहले से ही आ पड़ी है। दोनों चिल्लाने लगते हैं कि कौन अबे जिसने हमारे साथ ये गंदा मजाक किया है, अबे बेहुदे जल्दी से बाहर आए। इसके बाद वो बच्ची को बहुत ज़्यादा दूर ले जाकर छोड़ देते हैं और वापस दौड़ कर आ जाते हैं। जैसे ही सीढ़ी पर कदम रखते हैं तो देखते हैं कि बच्ची फिर से आ गई है। इस बार उन दोनों का पारा ठनका। बच्ची तो अभी चल भी नहीं सकती है, फिर ये हमसे जल्दी आ कैसे रही है। फिर ले जाकर छोड़ते हैं, फिर आ जाती है, बार बार छोड़ते हैं, बार बार आ जाती है। अंत में वो हार कर बेबी को घर के अंदर लाते हैं। दूसरी तरफ हमें होंगजू को दिखलाया जाता है। होंगजू के पास कुछ गेस्ट आए हुए थे। वे कहते हैं कि ली योन पूरा गंजेड़ी है, दिन भर नशे में धुत रहता है। होंगजू कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, दिन भर तो वो मेरे साथ रहता है, उसे गांजे सिगरेट की कोई लत नहीं है, गांजे सिगरेट की स्मेल से भी उसे नफरत है। वो आदमी बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, चाहे तो आप यहाँ के सारे डेमन से पूछ लीजिए। ली योन ने यहाँ के लोगों को पागलों की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारा है। उसके बाद वो आदमी होंगजू को एक पेपर देता है और कहता है कि हमने अभी अभी ली योन्स विक्टिम क्लब खोला है। इसमें हम उन लोगों को पंपकिन जूस देते हैं जिनको ली योन ने कुत्ते की तरह मारा है। अगर आपको भी ली योन ने पटक पटक के मारा है तो आप ये क्लब ज्वाइन कर सकती हैं। होंगजू उससे पूछती है कि क्या ली योन ने तुम्हें भी धोया है, तो वो कहता है कि हाँ, और पता है क्यों, क्योंकि मेरी पत्नी का नाम एहुम था। एहुम नाम सुनते ही होंगजू भी पगला जाती है, गुस्से से लालम लाल हो जाती है। एहुम ली योन की गर्लफ्रेंड का नाम था जो कि 1938 में जिंदा नहीं थी। होंगजू ली योन को पसंद करती थी, लेकिन ली योन एहुम को पसंद करता था, इसलिए होंगजू एहुम से नफरत करती थी। इसके बाद होंगजू उससे पूछती है कि तुमने उसको पिछली बार कहाँ देखा था। फिर हम ली रैंग और लियोन को देखते हैं जो कि ये सोच रहे थे कि ये इंसान का तो बच्चा नहीं हो सकता, ये जरूर डेमन का बच्चा है, इसलिए खुद ब खुद यहाँ पर आ जा रहा है। और तभी बच्चा रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। ली रैंग को गुस्सा आ जाता है। गुस्से में कहता है कि अबे तेरे को कुछ चाहिए तो मुंह से बोलना। तो लियोन कहता है कि अबे बच्चे की जान लेगा क्या, वो कैसे बोल सकता है। लियोन कहता है कि अगर बच्चे को चुप कराना है तो मुझसे सीखो। लियोन जेब से कोरियन गड्डी निकालता है और बच्चे को दिखलाता है, लेकिन बच्चा तो और रोने लगता है। दोनों कंफ्यूजन में पड़ गए कि आखिर बच्चे को चुप कराए तो कराए कैसे। धीरे से लियोन बच्चे को उठाता है। बच्चा एकदम से साइलेंट हो जाता है। लियोन आराम से उसको नीचे रख देता है। बच्चा रोने लगता है, फिर से उठाता है, चुप हो जाता है, नीचे रखता है, रोने लगता है, फिर से उठाता है, चुप हो जाता है, नीचे रखता है, रोने लगता है। अप डाउन अप डाउन अप डाउन चालू हो गया। ये बड़ी मुश्किल की बात थी कि दिन भर बच्चे को गोद में उठाकर रखेगा कौन। ऊपर से जब लियोन बच्चे को उठाता है तो देखता है कि बच्चे ने पैंट में हक दिया है। जो इस बच्चे को गोद में उठाएगा उसके ऊपर बच्चा सुसु मुत्तू करेगा। दोनों ने एक गेम कंपटीशन किया, जो हारेगा बच्चा उसका। इस गेम में लियोन जीत जाता है। थोड़ी देर बाद जब लियोन आता है ये देखने के लिए कि ली रैंग का हाल कैसा है, तो देखता है कि ली रैंग तो मजे में है, बेबी सो गई है। ये कैसे हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ है दया। लियोन ने जब चेक किया तो पता चला कि ली रैंग ने बेबी को शराब पिला दी है। और तभी शिंजो वहां आता है। इमरजेंसी इमरजेंसी, देयर इज एन इमरजेंसी। होंगजो वापस आ गई है, अगर उसने इस बच्चे को देख लिया तो मुझे पटक पटक के मारेगी। लियोन होंगजू के पास जाता है। होंगजू को शक था कि कहीं ये असली वाला लियोन है या फिर नकली वाला, इसलिए वो अपने साथ गांजा लाई थी। अगर ये असली लियोन होगा तो गांजे की स्मेल भी इससे सही नहीं जाएगी। और होता भी कुछ ऐसा है। लियोन जब रूम में एंटर करता है तो उसे गांजे की स्मेल आती है। लियोन होंगजू से गांजा लेकर उसे फेंक देता है। इसके बाद अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए होंगजू ने लियोन से बचपन की बातें पूछी। लियोन ने भी सारे सवालों के जवाब एकदम सही से दिए। इसके बाद लियोन होंगजू से एक क्वेश्चन पूछता है, हु इज बिहाइंड द रेड मास्क। होंगजू जानती थी कि लियोन बिना जवाब जाने यहाँ से जाएगा नहीं, तो उसके साथ एक ट्रिक खेलती है। अपना कपड़ा उतारने की एक्टिंग करने लगती है। लियोन को 1 सेकंड भी नहीं लगता है वहाँ से भागने में, लेकिन भागने से पहले वो होंगजू को स्नेक बेरीज देकर जाता है।
बचपन में होंगजो को स्नेक बेरीज बहुत ज़्यादा पसंद थे और लियोन हमेशा उसे स्नेक बेरीज देता रहता था। होंगजो का शक दूर तो हो गया कि यही असली लियोन है, लेकिन अब वो मंचूरिया जाकर देखना चाहती थी कि वहाँ पर दूसरा लियोन कौन है। इसके बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। जापानीज पुलिस ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा था जो कि जानता था कि सोना कहाँ कहाँ छुपा है, लेकिन वह शख्स पुलिस वालों से कहता है कि तुम मुझे एक बेबी ला कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि सोना कहाँ है। ये वही बेबी का बात कर रहा था जो कि अभी ली रैंग और लियोन के घर पे है। अगले दिन लियोन शिंजो को समझाता है कि हम लोग 1938 में ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाले हैं, तो हम लोग इस बच्ची को नहीं पाल सकते हैं। अगर हम लोग चले गए तो इसके बाद इस बच्ची का देख रेख कौन करेगा। हम लोग को इस बच्ची को किसी ऐसे माँ बाप के यहाँ छोड़ देना चाहिए जो कि इसकी देखभाल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तीनों बच्ची के लिए माँ बाप ढूंढने निकल पड़ते हैं। वे तीनों मार्केट में आते हैं। मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। भीड़ इसलिए थी क्योंकि वहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ था जिसमें उसी बेबीज का फोटो था जो कि अभी लियोन के पास था, और ये भी लिखा हुआ था कि अगर जो कोई भी इस बेबी को पुलिस वालों के हवाले करेगा उसे एक घर खरीदने इतना पैसा दिया जाएगा। पोस्टर देखने के बाद वे तीनों वहाँ से भागने लगे, लेकिन लोगों ने उन्हें देख लिया। फिर क्या अफरा तफरी मच गई, कंफ्यूजन शुरू हो गई। सारे लोग ली रैंक के पीछे भागने लगे, लेकिन बेबी तो थी लियोन के पास और लियोन के पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। लियोन बेबी को एक बक्से में बंद करके नीचे रख देता है और आकर पुलिस वालों से निपटने लगता है। जब लियोन पुलिस वालों से निपट रहा था तभी एक कचरा वाला आता है और उस बक्से को अपने साथ ले जाता है। पुलिस वालों की धुलाई करने के बाद लियोन बेबी को लेने के लिए वापस जाता है, लेकिन जाने के बाद क्या देखता है कि बेबी तो वहाँ पर है ही नहीं। निराश होकर वह घर लौटता है तो क्या देखता है कि बच्ची फिर से सीढ़ी पर पड़ी हुई थी। और इसी के साथ साथ टेल ऑफ द नाइन टेल सीजन 2 एपिसोड 4 का दी एंड हो जाता है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले एपिसोड में।